Hello UGC aspirants, how are you all? I hope you all are doing well. I welcome you to the Ed Uncle official YouTube channel, that is Ed Uncle UGC नेट की तैयारी. As you guys all know कि हम प्रहार सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम 60 by 60 कर रहे हैं. That means 60 मिनट में हम 60 क्वेश्चन करने वाले हैं. सो जनरल पेपर 1 की मेरी सेकेंड वीडियो होने वाली है. फर्स्ट जिसने नहीं देखी तो प्लीज आप फर्स्ट देख लीजिए और लेट मी नो आपको कैसी लगी, आपको ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, इज इट यूजफुल और नॉट. जो भी आपके व्यूज हैं प्लीज उसे शेयर कर दीजिए सो दैट मुझे भी पता चले कि हाउ इट इज गोइंग. सो देरी ना करते हुए, एज वी नो दैट 60 मिनट्स ही हमारे पास, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज आर्ग्यूमेंट इज फॉलोड बाय 4 सेंटेंस आउट ऑफ विच वन कंप्लीट्स द आर्ग्यूमेंट सो एज टू जस्टिफाई द कंक्लूजन. एक आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, नीचे 4 कंक्लूजन लिखे हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन जस्टिफाई कर रहा है किसको, आर्ग्यूमेंट को. सो पिक आउट दैट ही डज नॉट गो टू टेम्पल. ये बोल रहे हैं कि ही डज नॉट गो टू टेम्पल सो ही इज नॉट अ ट्रू हिंदू. So 4 ऑप्शन है. ओनली ट्रू हिंदू गो टू टेम्पल, ऑल ट्रू हिंदू मस्ट गो टू टेम्पल, सम नॉन हिंदू ऑल्सो गो टू द टेम्पल एंड सम हिंदू डू नॉट गो टू द टेम्पल. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट ओनली ट्रू हिंदू गोज टू टेम्पल. बिकॉज यहां पर क्या लिखा हुआ है, ही डज नॉट गो टू टेम्पल सो ही इज नॉट अ ट्रू हिंदू. अगर वो ट्रू हिंदू होता तो वो टेम्पल जाता है, राइट. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए. Question number 2 here is identify the correct extended form of AUP. मैंने आपको बताया है abbreviation हर बार पूछी जाती है and it can be anything. So जहां पे भी आपको abbreviation दिख रही है, abbreviation वाला क्वेश्चन दिख रहा है, तो वहां पे स्टार लगा के उस abbreviation को आप लिख लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए, दीवार पे चिपका लीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो चीज कर लीजिए. बट यू नीड टू रिमेंबर द एब्रिविएशंस. शॉर्ट फॉर्म्स, लॉन्ग फॉर्म्स पूछे जाते हैं. सो AUP की फुल फॉर्म क्या है? सो AUP की फुल फॉर्म है एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी. आर यू गेटिंग इट? अगर आपको नहीं पता था तो प्लीज नोट इट डाउन. अगर इन फ्यूचर रिपीट होता है, आई वांट कि ये आपका क्वेश्चन गलत ना हो. सो फुल फॉर्म ऑफ AUP इज एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी. Okay, let's move to the next question. Question number 3. Which of the following forum is used by user to send message to another user to read and to respond? क्या होता है, एक ऐसा फॉरम होता है used by the user, एक पर्टिकुलर यूजर यूज करता है to send message to read and respond. So option is BMP, B is blackboard board, C is bulletin board and D is AUP. AUP की फुल फॉर्म अभी हमने देखी, दैट इज एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी. सो भूलना नहीं है इसे, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी. एंड आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज बुलेटिन बोर्ड. सो बुलेटिन बोर्ड इज अ फोरम यूज्ड बाय यूजर टू सेंड मैसेज टू अदर यूजर टू रीड एंड टू रिस्पॉन्ड. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. नहीं पता तो ना, जब मैं आंसर आपको बता रहा हूं तो उसे नोट डाउन कर लो सो दैट आपकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है. बट अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपके माइंड में रहे कि हाँ ये चीज मैंने प्रैक्टिस की थी साहिल सर की क्लास में और द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दिस ओनली. वो चीजें आपके दिमाग में रह जाती हैं. सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग. आपको बताना है कि जब आप ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो तो नीचे 4 स्टेटमेंट लिखे हुए कि व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. First statement here is, in this system, participants are not allowed to see each other. Okay. Multiple callers can join in the conversation. Yes. It is easily accessible. तो यही चीज होता है कि participants are not allowed to see each other because it is audio conferencing, not video. And multiple caller join in the conversation. Yes, आजकल हम अगर आपके मॉम का कॉल आ रहा है तो you can take your brother in that particular call as well, right? And it is easily accessible. So the answer for this particular question is all the above. Is that clear, guys? Okay, let's move to the next question. Select the digital initiative in the higher education that was developed by CDAC in year 2007. CDAC 2007 में एक डिजिटल इनिशिएटिव लेकर आए थे. What was that? So आपको बताना है NPTEL, लेखिका, ई यंत्रा और CDEEP.
So the answer for this particular question is लेखिका. तो लेखिका आई थी 2007 में and it was a digital initiative in higher education, right? So I hope आपने नोट कर लिया होगा. तो नोट नहीं किया तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप अगर पेपर पेन लेके बैठे हैं तो यू कैन नोट इट डाउन. सो बट लाइक पेपर पेन लेके बैठे हैं तो नोट इट डाउन विल बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज स्क्रीनशॉट ना फोन में ही रह जाते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिल पे हाथ रख के आप भी सोच सकते हैं कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो स्क्रीनशॉट होता है वो स्क्रीनशॉट में ही फोन में ही रह जाता है, हम उसे नहीं देखते. यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है. क्वेश्चन नंबर 6. आइडेंटिफाई द सर्विस विच आर अ पार्ट ऑफ G2G स्कोप ऑफ ई गवर्नेंस. तो ई गवर्नेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो विच इज द पार्ट ऑफ द सर्विस? ई रजिस्ट्रेशन, ई डेमोक्रेसी, ई एडमिनिस्ट्रेशन एंड ई फीडबैक. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विस, द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ई एडमिनिस्ट्रेशन. इज दैट क्लियर गाइस? ओके, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है. सॉइल, एयर एंड वाटर पोल्यूशन आर एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल इशू. तो सॉइल, एयर, वाटर पोल्यूशन अगर हो रहा है तो ये कौन से टाइप का एनवायरमेंटल इशू है? रीजनल, लोकल, ग्लोबल या फिर सेंट्रल? सो आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज लोकल इशू. सो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर सॉइल, एयर, वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो दैट इज द लाइक लोकल इशू. जैसे कोविड था, तो कोविड तो हर जगह फैल रहा था ना, एग्जैक्टली. और यहाँ पर हम एक ही उसकी बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि एयर पोल्यूशन जैसे दिल्ली में ज्यादा है, अदर स्टेट्स में नहीं है. तो सॉइल, एयर, वाटर पोल्यूशन वी कैन से इट्स अ लोकल एनवायरमेंटल इशू. अगर जैसे कोविड वगैरह था, इट वाज द ग्लोबल इशू, बिकॉज वो सबको हो रहा था एंड इट वाज लाइक अ प्रॉब्लम फॉर ऑल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोमास. आपको देखना है कि बायोमास से रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है. देख रहे हैं करेक्ट लिखा हुआ है, एंड आई ऑलवेज से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो. जैसे यहाँ पे करेक्ट है, हो सकता है इनकरेक्ट लिखा हो और अगर आप उसको ठीक से ना पढ़े क्वेश्चन गलत कर दें. नॉट लिखा होता है कई बार क्वेश्चन में, हो सकता है आप उसे ना पढ़े क्वेश्चन गलत कर दें. आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है कई बार, राइट? सो आपको बताना है कि बायोमास से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. First statement here is, it is a waste material from plants or animal. It is used for energy production. Third point is, it is used for manufacturing chemicals. So the answer for this particular question is D, that is option number 1, 2 and 3. सारी statement ठीक है. Yes, biomass is a waste material from plants and animals, and it is also used for energy production, and sometimes it is used for chemical manufacturing as well. ओके, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ. मिटिगेशन ऑफ साइक्लोन इन्वॉल्व्स. तो पहले तो मुझे बताओ मिटिगेशन का क्या मतलब होता है. मिटिगेशन का मतलब होता है एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग. सो साइक्लोन का जो इफेक्ट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? प्लांटिंग बेल्ट ऑफ ट्री, प्रिपेयर्डनेस और क्रिएशन ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर अलोंग, राइट? सो अलोंग आधा लग रहा है ना स्टेटमेंट, अलोंग द कोस्ट. COA, wait a second. जी, सो मिटिगेशन मतलब साइक्लोन के इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं? प्लांटिंग बेल्ट ऑफ ट्रीज, प्रिपेयर्डनेस, क्रिएशन ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर अलोंग द कोस्ट. सो सारी चीजें हम कर सकते हैं. द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज मिटिगेशन ऑफ साइक्लोन इन्वॉल्व्स ऑल द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज NAPCC वाज ओरिजिनेटेड इन विच ईयर. तो आपको बताना है NAPCC कौन से ईयर में ओरिजिनेट हुआ था. एंड जिन लोगों को भी इसकी फुल फॉर्म पता है तो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आप मुझे बताइए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंड जिन लोगों को नहीं पता है मैं लिख रहा हूं वो आप साथ साथ प्लीज नोट कर लेना. N फॉर नेशनल, A फॉर एक्शन, P फॉर प्लान, ऑन, 2 C बचे, C फॉर क्लाइमेट एंड द अनदर C इज चेंज. सो सॉरी, NAPCC की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज. ये कब आया था? ये आया था इन द ईयर ऑफ 2008. इज दैट क्लियर गाइस? NAPCC द फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, उसको नोट कर लेना. और वो कब आया था? इन द ईयर 2008.
CBD कवर बायो टेक्नोलॉजी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल। तो CBD की फुल फॉर्म बताइए मुझे। कन्वेंशन ऑन, CBD इज कन्वेंशन ऑन बायो, डी फॉर डाइवर्सिटी, राइट। तो CBD कवर्स बायोटेक्नोलॉजी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल। आपको बताना है कि कौन से प्रोटोकॉल में बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन के बारे में बात हुई थी। इट वॉज नॉट क्योटो प्रोटोकॉल, इट वॉज नॉट मॉनिटर प्रोटोकॉल, इट वॉज नॉट एट ऑल पेरिस एग्रीमेंट। द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कार्टेगा प्रोटोकॉल। सो इज दैट क्लियर? बढ़े आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश IUC विद इन यूनिवर्सिटी सिस्टम। आपको बताना है कि IUC हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में आया था बाय हुम। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आई होप जितने भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं आपको इनकी फुल फॉर्म पता होंगी, बिकॉज फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट और फुल फॉर्म से ही कई बार आंसर निकल के आ जाते हैं। I for inter university, U for I for inter, U for university and like बताइए C for accelerator, C for center। सो IUC की फुल फॉर्म है इंटर यूनिवर्सिटी एसिलेटर सेंटर। सो ये किसने लाइक अपॉइंट की थी, मतलब किसकी वजह से ये आई थी? सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय UGC, राइट। द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज UGC। और कब स्टैब्लिश की गई थी? 1984 में। इज दैट क्लियर? IUC इज इंटर यूनिवर्सिटी एसिलेटर सेंटर। ये कौन लेकर आया था? ये UGC लेकर आया था, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कब लेकर आया था? इन द ईयर 1984। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड 4 मॉडल्स ऑफ P। आपको बताना है कि जो कौन सी कमिटी है इसमें जो 4 मॉडल ऑफ P लेकर आया था, दैट इज PPP इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 4 मॉडल्स कौन सी कमेटी लेकर आई थी, ये आपको बताना है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, पहले एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। KB पवार कमेटी, सुब्रमण्यम कमेटी, मुदलियार कमेटी एंड सैम पित्रोडा कमेटी। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज KB पवार कमेटी इन द ईयर 2012, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई नॉन कन्वेंशनल लर्निंग इज सेड टू बी अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न लर्निंग, राइट। सो जैसे हायर एजुकेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, सो वी टॉक अबाउट द ओरिएंटल लर्निंग, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट लर्निंग, देन कन्वेंशनल, देन non-conventional. Conventional was traditional and non-conventional was modern. So modern education जो हमारी है वो holistic development है। holistic मतलब it सारी चीजों को कवर करती है। So its purpose is to master a defined skill, yes. It focus on a core competency, yes. It includes law of rule, theory and concept. सो सारी चीजें होलिस्टिक है, सारी चीजें इंक्लूड तो ऑब्वियसली होनी ही है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज ऑल द अबव। AICTE, अभी मैंने बोला था फुल फॉर्म याद रखना है, कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई है वो चीजें, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो AICTE वो स्टैब्लिश इन विच ईयर? फुल फॉर्म इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1945, 1947, 1949 और 1952। So ICT was launched in the year 1945 and it is a technical education. NPE, National Policy of Education. NEP होना चाहिए, National Policy on Education is based on the recommendation of which commission? तो 3 कमीशन आई थी, जो लास्ट वाली कमीशन थी उसने NEP के बारे में बोला था, राइट। सो कौन सी कमेटी थी? कौन सी कमेटी थी? इट वाज मुदलियार कमीशन, कोठारी कमीशन, यशपाल कमीशन या फिर सैम पित्रोडा कमेटी। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज कोठारी कमीशन।
आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चंस। एंड चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कैसे करना है, पहले पढ़ना है फिर बिकॉज लगा के देखना है। अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो इट इज एक्सप्लेनेशन, नहीं कर रहा तो नॉट एक्सप्लेनेशन। अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो उसके लिए भी ऑप्शन दे रखे हैं दैट वन इज ट्रू एंड वन इज फॉल्स, और वाइस वर्सा की वन इज फॉल्स और अनदर इज ट्रू। सो देखते हैं क्या बोल रहा है। असर्शन में द पर्सनालिटी ऑफ द टीचर इफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस डायरेक्टली एंड इज रिलेटेड टू द टीचर। And the reasoning में the personality of the teacher decided about the behavior of student and how well would the student will obey the teacher. So आपको बताना है कि assertion reason मतलब assertion reason आपको दे रखा है, आपको बताना है is it the correct explanation or not, और सही है गलत है। So देख लेते हैं क्या होगा। The answer for this particular question is A, that both are correct and R is the correct explanation of A, because the personality of the teacher affect the learning both directly and is related to the teacher. Yes, एक टीचर की जो पर्सनालिटी होती है इट इज डायरेक्टली रिलेट करती है तो लर्निंग डायरेक्टली एंड इट इज रिलेटेड टू द टीचर। यस, because the personality of the teacher decided about the behavior of the student and how well would the student will obey the teacher. Because if a teacher has a strong personality, अगर आप मेरी क्लास में आ रहे हैं, आप मुझसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ के, तो क्या करेंगे, आपका बिहेवियर में चेंज आएगा। यही चीज इसमें लिखी हुई है कि एक टीचर की पर्सनालिटी डिसाइड करता है कि स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा होगा एंड कितने अच्छे से स्टूडेंट उसको फॉलो कर रहे हैं। So the answer for this particular question is A, that is both are correct and is the correct explanation of A. Question number 18, देखते हैं क्या बोल रहा है। Which of the following are the ease of learning available in online learning which offline cannot offer? तो इसमें ये पूछ रहा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, राइट, इन इनडायरेक्ट वे। वो ऑनलाइन के एडवांटेज पूछ रहा है, राइट। कवर द स्टूडेंट फ्रॉम रिमोट एरिया। यस, जो रिमोट एरिया में रहते हैं वो कॉलेज में नहीं जा सकते या फिर स्कूल में नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन स्टडी से दे कैन स्टडी। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, यस वी कैन यूज ऑडियो विजुअल एड्स एंड द लॉन्गर रिटेंशन एज वेल। So the answer for this particular question is D, that is all the above. Next question here is which of the following is true about MOOCs? आपको बताना है MOOCs मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, फुल फॉर्म याद रखनी है आपको और बताना है कि MOOC के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। So courses content for learning is distributed all over the web. Yes. Student of the offering university can only be admitted in the MOOC. अभी अगर आपको फुल फॉर्म पता थी इसकी तो आपको पता चल जाता है इट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो इट इज ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इट्स नॉट लाइक दैट कि ओनली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जा सकते हैं वहां पे। सो स्टेटमेंट नंबर बी इज इनकरेक्ट एंड आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम? बच्चे आईसीटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रिसर्च में भी आईसीटी से मिला के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, टीचिंग में भी पूछ लेते हैं। आईसीटी इटसेल्फ इज अ लाइक वेरी नाइस सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ट्रू अबाउट आईसीटी बेस्ड टीचिंग, चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर, ऑब्वियसली मेड इट नेसेसरी फॉर स्टूडेंट एंड टीचर टू यूज टेक्नोलॉजी skilled. So the answer for this particular question is none of the above. देख रहे हैं कि इसमें पूछा है आईसीटी बेस्ड टीचिंग के बारे में ट्रू क्या है। सो चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर। व्हाई? एक टीचर है एक स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली वो टीचर स्टूडेंट ही रहेंगे ना, रिलेशनशिप कैसे चेंज हो सकती है? मेड इट नेसेसरी फॉर स्टूडेंट एंड टीचर टू बी टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड। व्हाई? उन्हें कोई जॉब नहीं करनी है टेक्नोलॉजी की, दे जस्ट नीड टू बी अवेयर। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो स्किल्ड है या नहीं है। और हो सकता है कि वो अपने भाई को बोल दे कि भाई मेरे को ये सारी चीजें चला के दे दे, आई डू हैव अ क्लास, और वो जाए वहां पे और अपनी क्लास ले ले। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है, बिकॉज यहां पर क्या लिखा है, इट इज नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। Question number 21. If the school is announcing the result of the students of the examination taken on paper, अगर एक लाइक जो आपका एग्जाम है वो पेपर पे लिया गया है, स्कूल क्या कर रहा है, रिजल्ट अनाउंस कर रहा है, कॉल इट
Can it be called computer based testing? How can we say that it is a computer based testing जब पेपर ही मतलब एग्जाम जो है वो पेपर पे लिया गया है. It is pen paper test, not the computer based test. So the answer for this particular question is B, that is no, as the tests were given on papers. Is that clear? Because कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो बहुत ही कॉमन सेंस के होते हैं, बट समटाइम्स कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन और क्वेश्चन गलत हो जाता है. सो डोंट वरी, वी आर प्रैक्टिसिंग, हम क्वेश्चन अच्छे ही करेंगे. एंड आई लाइक विश यू लक एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करने आए हैं. एंड बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following are the legitimate type of experimental research design? Pre-experimental, true experimental, quasi-experimental. So the answer for this particular question is D, that is all the above, because it is the legitimate type of experimental research. तीनों उसके type होते हैं. Question number 23. Use of inference statistical is effective in making dash while using quantitative research method. So prediction, confidence interval and data limit. So the answer for this particular question is A, that is known as the prediction. Next question here is, which of the following is the last step in research process? जब आप अपना रिसर्च कर लेते हो, सारी चीजें कर लेते हो, तो डाटा एनालिसिस कैन नॉट बी अ लास्ट स्टेप. हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैन नॉट बी द लास्ट स्टेप. इंटरप्रिटेशन तो वी कैन से कि वो लास्ट में आता है, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट हो सकता है, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेटली लास्ट स्टेप, इट इज द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट. सो प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट विल बी द लास्ट स्टेप, बिकॉज रिसर्च प्रोसेस में प्रिपरेशन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट लास्ट स्टेप होगा, क्योंकि सारी चीजें कर लेंगे तभी तो हम रिपोर्ट बनाएंगे ना. तो डाटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें कैन नॉट बी द लास्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस. Next question here is, which of the following is the last step in research process? Oh sorry, अभी तो क्या हमने question. Okay. Question number 25. Application of ICT. देख रहे हैं फिर से ICT आ गया. In academic research can be classified as information sharing, simulation, evaluation, all the above. So the answer for this particular question is D, that is all the above. Next question here is, which of the following is the correct interpretation of beneficence in the context of principle of ethical research? First is maximize the benefit and minimize the harm, economic gain to poor of the society, love and support of the indigenous people. So indigenous is the origin people where they are born. So हमें बताना है बेनिफिशियंस का क्या इंटरप्रिटेशन निकल कर आता है. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज मैक्सिमाइज द बेनिफिट एंड मिनिमाइज द हार्म. इज दैट क्लियर? बढ़े आगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 27. कंपनी डायरेक्टर राइटिंग एन ऑफिशियल सर्कुलर अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप. क्या कर रहा है वो, एक ऑफिशियल सर्कुलर राइटिंग में दे रहे हैं, तो विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस? ओरल, वर्बल या फिर रिटर्न? देखो रिटर्न दे रहा है तो रिटर्न तो हो गई होगा, एंड ऑब्वियसली द कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल ऑल्सो. ही इज सेइंग दैट इट इज अ ऑफिशियल लेटर. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज बोथ बी एंड सी. Next question here is, communication involves verbal and non-verbal cues. So when a person try to show annoyance by the body language, it can be classified as. So आपको बताना है communication involves, communication के अंदर verbal और non-verbal cues के बारे में बात हो रही है. So when a person try to show annoyance by the body language, जब वो body language के थ्रू communicate करता है या फिर वो body language कर रहा है, हमें interpretate हो रहा है कि how he is feeling. So it can be classified as non-verbal communication, right? When he is doing some gestures, postures, so उससे पता लग जाता है कि उसका interest है नहीं है, क्या चल रहा है. Next question here is, efficient intercultural communication can help in which of the following? Intercultural communication के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें पूछा है कि चारों में से कौन से पॉइंट होंगे. The first point here is positively influence communication for collectively good. B is reduce conflict and get towards resolution. C is both and D is none of the above.
So the answer for this particular question is C, that is both A and B. We are talking about intercultural communication. So अगर intercultural communication हो रहा है तो reduce conflicts and get the towards solution. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो the best solution is communication. अगर आप प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं करोगे तो how can you get the things resolved, right? सो फर्स्ट बी पॉइंट तो हो गई, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन एंड कलेक्टिवली गुड. ऑब्वियसली अगर आप आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इवन वो इंटरकल्चरल हो रहा है तो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है एंड इट इज कलेक्टिवली अ गुड डिसीजन एंड गुड थिंग. सो द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज सी, दैट इज बोथ. Which of the following are the valid mode of classroom discourse? So 4 पॉइंट नीचे लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि वैलिड मोड क्या है क्लासरूम डिस्कोर्स का. टीचर स्टूडेंट, टीचर टू स्टूडेंट एंड स्टूडेंट स्टूडेंट. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, ऑल द अबव. सो टीचर स्टूडेंट आपस में मतलब पढ़ सकते हैं, क्लासरूम हो सकता है, और टीचर और टू स्टूडेंट, either it is one student, two student और कितने भी student हो, teacher student is a valid mode of the classroom. And student is sometimes कि teacher ने क्या किया, आपको एक project वगैरह दे दिया that you need to do itself, तो वो आपस में discussion करके चीजें कर रहे हैं, तो it is also a valid mode of classroom discourse. So how you guys are feeling? Like I don't know कि अभी 30 minutes हुए हैं या नहीं हुए हैं, but we have completed 30 questions, right? So let's take a break. 1 मिनट पानी पी लेते हैं, नॉट 1 मिनट 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेते हैं, बिकॉज टाइम इज वेरी लेस. 1 घंटे में हमें सारी चीजें खत्म करनी है. Thank you guys. So question number 31. Which of the following is the correct meaning of the term media research in the context of mass media and the communication? A is number of people that are exposed to a message. B is the TRP ranking of the news channel. C is popularity of the news report. D is none of the above. The correct meaning of the term media reach. Media reach in the context of mass media. So media reach is the number of the people that are exposed to message, right? That is not the TRP or popularity of the research. It is the media reach, that means the number of people that are exposed to the message in case of the mass media. So next move to the next question. Question number 32. It is a series based question, A1, C3, E5, G7, I9, K11. तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या सीरीज चल रही है. A के बाद B स्किप है, देन वी कम विद द C. तो वो छोड़ो, हम इसमें ही देख लेते हैं. लाइक 1 2 ज्यादा इजी रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई डोंट नो अगर आपको अल्फाबेट में कंफर्टेबल है तो आप अल्फाबेट भी ले सकते हैं. सो 1 के बाद क्या है, 2 स्किप है, 3 आ गया, 3 के बाद 4 स्किप है, 5 आ गया, 6 7 8 9 10 मिसिंग है, 11 आ गया, तो 12 मिसिंग है, तो 13 आना चाहिए ना. डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन? सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज B, that is M13. सारे ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी अगर आपको उसका पता चल गया कि हाउ दे लाइक द कोड ऑफ द सीरीज. सो yes, the answer for this particular question is B, that is M13. Next question here is Renu have 5 children. Renu जी के 5 बच्चे हैं. All the children were born at the exact interval of 2 years. तो पहला बच्चा एक बार पूरा पढ़ लेते हैं. The sum at the present age of the children are 50. So पहला बच्चा X, there are 5 children, right? X plus 2, X plus 3, X plus 4 plus X plus 5, right? And बोला the sum of the present age of the children are 50. So find the age of the youngest child. तो 1 2 3 4 5, 5x plus 5 4 9, 9 plus 1 10, and 10 plus 3 13, and 2 15, right? Is equals to 50. So we can say 5x is equal to 50 minus 15, that is 35. X is equals to 35 by 5 is equals to 6. So सबसे छोटा बच्चा कौन था, X. तो X की वैल्यू कितनी है, 6 आई. और यंगेस्ट चाइल्ड के बारे में पूछा है तो सीधा सीधा आंसर निकल के आ गया. द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज A, दैट इज 6 years. Is that clear, guys?
Next question here is there are four type of primary and distinct standard form of categorical preposition. Which of the following is correct explanation of O type of preposition? तो हम देख लेते हैं लाइक ऐसे बना लेते हैं A, E, I and O. So that is all. This is no, this is some and this is some not. So we are talking about O. तो O का क्या होगा? The answer for this particular question is D. That is some S are not B. बच्चे दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन. इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर बार आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना प्लीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. इनफॉर्मल फैलेसीज आर अ मैटर ऑफ अनक्लियर एक्सप्रेशन. तो ऑब्वियसली फैलेसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इट मस्ट बी द अनक्लियर एक्सप्रेशन. Because in informal fallacy, a proposition may be in valid logical form but be in invalid as one or more premise are false. Yes, fallacies तभी आती है ना तो valid हो, but there is some defect in that कि premise false है. So the answer for this particular question is A, that both are correct but R is the correct explanation of A as well. Is that clear guys? समझ में आया? Okay. Question number 36. E type of preposition are of the structure no SRP. What would be the subalteration of E type preposition? तो हमने ये बनाया था AE I O, right? तो we are talking about E. तो ये वाला कौन सा होता है? This is known as contrary और this is subcontrary. This is contradiction. और जो ये वाला होता है ना, इसको बोलते हैं हम सब अल्टरेशन. सो ई का सब अल्टरेशन क्या होगा? ओ होगा. अगर ए का पूछा होता तो क्या होता? आई होता. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज ओ टाइप प्रीपोजिशन. इज दैट क्लियर बच्चे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप प्लीज स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एक बार पढ़ के जाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन नंबर 37. असर्शन में पूछा 68, 178, 57, 132 is an it is 68.178.157.132 is an example of web server. It is a unique address for every network made up of series of four numbers हैं, consist of a digit between 0 to 256. 256 से ज्यादा नहीं है, separated by the period. तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और वो उसी को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन भी कर रहा है. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट बोथ assertion reason are correct and reason is the correct explanation of A. Is that clear बच्चे? समझ में आया assertion reason? Okay. Next question here is SMTP is a simple mail transfer protocol. Simple mail transfer protocol. Hello commands initiate which of the following? अगर आपने इट इज द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो अगर आपने हेलो कमांड किया है तो वो क्या होगा? SMTP कन्वर्सेशन, कॉपीड सेंडर एड्रेस, कोई सेंस नहीं है. टर्मिनेटर कन्वर्सेशन, इसका भी कोई सेंस नहीं है. नन ऑफ द अबव. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज SMTP कन्वर्सेशंस. इज दैट क्लियर? समटाइम्स हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बहुत ही कॉमन सेंस के होते हैं और वो इजीली आ जाते हैं. सो अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो इट्स ओके, बिकॉज 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं. इट्स क्वाइट नॉर्मल. सो अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस में नहीं डालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन नंबर 39. Which of the following are the ill effect? Ill effect मतलब we are talking about somewhere disadvantage observed due to video conference concept. So leads to lethargy. As a lethargy मतलब आप बहुत ही ज़्यादा tired feel करते हो. As a proper decorum like dress up and timetable in the maintain, because it's in a video conference you don't like to dress up and the timetable maintain. You don't like to follow the proper decorum. Student with weak attention easily lose focus obviously when we are studying online. और साथ में किसी ने बोल दिया और दोस्त क्या कर रहा है या फिर किसी मम्मी पापा ने बुला लिया तो सडनली वी लूज फोकस, बिकॉज क्लासरूम में तो मम्मी पापा नहीं बुलाते होते ना. C is not efficient if the interest is not working properly. An obstacle like a improper audio, freezing audio, and obviously अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेरी प्रॉपरली ऑडियो नहीं आए या मेरी वीडियो पॉज हो जाए या फिर एको 2-3 बार सुनाने लग जाए तो
It is an ill effect. So the answer for this particular question is D, that is all the above. तो ये सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं if we are doing a video conference. So I hope आपको चीजें समझ में आ रही होंगी. Let's move to the next question. Question number 40. Which of the following is or are correct about the virtual lab? Virtual lab के बारे में 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या फिर कौन सी स्टेटमेंट गलत है. तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है इट प्रोवाइड्स रिमोट एक्सेस टू लैबोरेटरीज फॉर स्टूडेंट टू परफॉर्म वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट. वर्चुअल लैब के बारे में बात करें तो इट मस्ट बी द वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट. ए तो होना ही चाहिए. It is under aegis of Ministry of Science and Development. Yes, it is under the Ministry of Science and Development. So the answer can be. Wait a second. It is under aegis of Ministry of Science and Development. Virtual lab के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है. ये Ministry of Science and Development के अंडर नहीं आती है. The answer for this particular question is A only. Next question here is which of the following are objective of E-Kranti? ई क्रांति एक इनिशिएटिव था, आपको बताना है कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है. सो इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस, ई के बारे में बात हो रही है तो आप गेस कर सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इलेक्ट्रॉनिक. एंश्योर ऑप्टिमम यूजेज ऑफ आईसीटी, तो आईसीटी इज आल्सो समथिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर लिखा हुआ है एंड ई क्रांति इज बोथ. दैट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई क्रांति, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस एंड एंश्योर ऑप्टिमम यूसेज ऑफ आईसीटी एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप caused due to global warming would lead to implication at what level? भाई सोलर आइस कैप क्या हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये कौन से लेवल की प्रॉब्लम है, रीजनल, लोकल, ग्लोबल या फिर नेशनल? सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज ग्लोबल लेवल. आपके एरिया में तो नहीं होगा ना, या फिर लोकल एरिया में. भाई ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ आपके एरिया में ही हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग इट्स अ ग्लोबल लेवल, राइट? So next question here is which of the following are the steps that should be adopted by the political system of various nations to cope up with the climate change? So इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ पर 4 steps लिखे हुए हैं and that should be adopted by the political system. Political system को adopt करने चाहिए to cope up with the climate change. A is rectifying the situation by adopting policies toward negative carbon footprints, reducing emissions, etc. Option number B is taking the responsibility of the havoc wreaked by every nation relatively and be sensitive about it. C is both A and B. D is none of the above. So the answer for this particular question is C, that is both A and B. Because रेक्टिफाइंग द सिचुएशन ऑफ द अडॉप्टिंग पॉलिसीज, जो हमने पॉलिसीज वगैरह ली हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, तो उसको रेक्टिफाई करना है एंड जो पॉलिसीज हैं उसको ठीक करना है. और वो पॉलिसीज बनाई किस लिए गई हैं? नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट्स एंड देयर इज अ डिफरेंट गैसेस एमिशन इन द एयर, तो हमें वो चीज भी रिड्यूस करनी चाहिए. जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव करता है समवेयर, क्या होता है कि नो कार डे, दैट पर्टिकुलर डे साल में एक बार आता है व्हेन यू नीड टू यूज द पर्सनल, यू डू नॉट नीड टू यूज द पर्सनल व्हीकल्स. आप गवर्नमेंट व्हीकल्स में ट्रैवल कर सकते हो, बसेस वगैरह में. टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज उससे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा ही होता है ना, तो वी नीड टू रिड्यूस एमिशन ऑफ द गैसेस. तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट इनिशिएटिव लेकर ही आती है. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट नो कार डे समथिंग. सो टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेनी पड़ेगी ना, एंड दे मस्ट बी सेंसिटिव अबाउट इट, दैट इट इज अ रियली बिग प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट डिसएडवांटेज of building dams for harvesting hydroelectricity? So we need to tell the disadvantage of building dams for harvesting hydroelectricity. A option is relocation of the people living in the area. B is flooding the nearby area. C is both A and B and D is none of the above. So अगर हम डैम क्रिएट कर रहे हैं तो जो लोग वहां पर रह रहे हैं, we need to relocate that people. So reallocation of the people living in that area, if you need to make a dam in that particular area, yes, this is true. Flooding by the nearby area, हो सकता है nearby area में flood आ जाए.
So the answer for this particular question is C, that both A and B are the correct disadvantage of building dams for harvesting hydroelectricity. Next question here is which of the following is the correct definition of the term pollutants? आपको बताना है कि pollutant की correct definition क्या है according to the Environmental Protection Act 1986. There is a Act Environmental Protection Act 1986. ये भी याद रखना है कि एक्ट कब आया था, राइट तो इस पर्टिकुलर एक्ट में पोल्यूटेंट की क्या डेफिनेशन दी हुई है? इनमें से कोई नहीं, इम्बैलेंस इन द सॉइल, कंटेमिनेशन ऑफ द एयर एंड प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट. So here we talking about air, here we talking about the soil. So it is quite specific. So but we are talking about the pollutants, and pollutants are present in the environmental pollutants. So the answer for this particular question is A only. Are you guys enjoying? अच्छा लग रहा है आप लोगों को? एंड लाइक देरी ना करते हुए हम ना पहले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी कैन टॉक. एंड आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में आइएगा, मुझे बताइएगा कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं या नहीं, या आप कोई सजेशन दे सकते हैं दैट यू नीड दैट काइंड ऑफ वीडियोज ऑल्सो ऑन यूट्यूब. एंड शेयर भी कर देना प्लीज अपने दोस्तों को, सो दैट वो भी फायदा ले पाए. या पॉल्यूटेंट वाला क्वेश्चन हो गया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज टू प्रोटोकॉल हैव बीन अडॉप्टेड अंडर द CBD, so far out of them what is the key issue addressed by काटरंगा प्रोटोकॉल? अगर आपने ध्यान से सुना होगा हमने सेम टाइप का क्वेश्चन अभी पीछे किया है. दैट वॉज टॉकिंग अबाउट कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम बात कर रहे थे. एंड देख रहे हो CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. CBD की फुल फॉर्म भी मैंने बताई थी बिकॉज पीछे सेम क्वेश्चन आया था. उसमें पूछा था कि CBD में क्या आता है. देयर वाज प्रोटोकॉल रिटन बिलो, सो द आंसर वाज द काटरंगा प्रोटोकॉल. अब काटरंगा प्रोटोकॉल साफ साफ लिखा हुआ है, हमें बताना है व्हाट इज CBD. So we are talking about the convention of biodiversity, right? So we are talking about biodiversity in the Katanga protocol. Access of benefiting shares and carbon emission red list, हमने ऐसी कुछ बात नहीं की थी in that particular protocol. So the answer for this particular question is A. ICT फिर से आ गया. ICT is also an important topic. हमने बताया था ये कब आया था, 1945 में आया था. और इसकी फुल फॉर्म क्या है? All India Council for Technical Education, right? तो फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है, कब आया था ये याद रखना है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 5 ब्यूरोज ऑफ ICT? अप्रूवल, फाइनेंस, RIFT. RIFT की फुल फॉर्म है रिसर्च, मैं लिख देता हूं. R is रिसर्च, I for institutional, and faculty development. F for faculty development. So the answer for this particular question is the D, that is all the above. It is was technical education, तो research institutions and faculty development, तो ये सब भी होता है, finance भी होता है, approval भी होता है. So the answer for this particular question is D, that is all the above. Next question here is medium of education as a hurdle in learning was the first highlighted. देख रहे हो, first highlighted. ये सारी कमीशन में हाईलाइटेड हुआ था कि मीडियम ऑफ एजुकेशन स्टार्टिंग में उनकी मदर टंग में होनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे आप मिक्स कर सकते हैं इन द मदर टंग एंड दैट मॉडर्न लैंग्वेज यानी वेस्टर्न लैंग्वेज. देन इन हायर एजुकेशन ओनली इंग्लिश के बारे में हम ऐसे से बात कर रहे थे. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कमीशन. तो फर्स्ट कमीशन कौन सी थी, याद करने की कोशिश करें. फर्स्ट वाज राधा कृष्ण कमीशन, उसके बाद आए थे मुदलियार जी, उसके बाद आई थी कोठारी कमीशन. सो इनके ईयर भी याद रखना बिकॉज हो सकता है कई बार ईयर पूछ लिए जाते हैं. सो जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, बिकॉज दीज कमीशन आर द आफ्टर इंडिपेंडेंस पीरियड. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज D, that is all the above. It is was technical education. तो फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है, कब आया था ये याद रखना है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 5 ब्यूरोज ऑफ ICT? अप्रूवल, फाइनेंस, RIFT. R is research, I for institutional, and faculty development. So the answer for this particular question is the D, that is all the above.
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट अबाउट एकेडमिक कोर्सेज। आपको बताना है एकेडमिक कोर्सेज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है। कीप मोर करियर चॉइस ओपन, हेल्प इन स्पेसिफाइजेशन, ग्रेजुएट आर नॉट जॉब रेडी और ऑल द अबव। So the answer for this particular question is D, that is all the above. Academic courses में क्या होता है? Keep more career choice open, yes. Help in specialization, yes. Graduates are not job ready because sometimes क्या होता है कि we just focus on the study only, we need the vocationalization और skills भी सिखानी चाहिए so that they are job ready. ऐसा नहीं होता कि आपने just graduation कर लिया and you become job ready. So the answer for this particular question is D, that is all the above. Question number 51. Which of the following are component of environmental education? आपको बताना है कि environmental education की कौन कौन से components हैं। A is awareness and sensitivity towards the environment. Obviously अगर आप aware हैं, sensitive हैं तो it is a component of environmental education. Sustainability and judicious use. Sustainable development के बारे में बात करते हैं कि environment को ऐसे यूज करो कि अभी तो आपकी यूजेस पूरी हो जाए बट ऐसा भी ना हो कि फ्यूचर में उन फ्यूचर जनरेशन को कोई प्रॉब्लम हो। सो लाइक थिंकिंग इन माइंड, हैविंग इन माइंड कि उनका भी ध्यान रखना है हम लोगों को। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन नंबर 52। आपको बताना है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, एडेड 2 न्यू वर्ड्स, जो एक अमेंडमेंट हुआ था दैट इज 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और उसमें ना 2 वर्ड ऐड किए गए थे दैट इज सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपको बताना है कौन से पार्ट में ऐड किए गए थे। प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज में ऐसा कुछ नहीं आया था सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज प्रीएम्बल। अगर आपको नहीं पता था तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस क्वेश्चन का या फिर आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो चलिए बढ़ते हैं आगे, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम कि बिकॉज एग्जाम इज वेरी नियर एंड टाइम इज वेरी लेस, तो मैं चाहता हूँ कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कवर कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं क्या बोलते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, बिकॉज लगाना है, दूसरी स्टेटमेंट पढ़नी है। सही है तो बता देना है करेक्ट है, अगर नहीं है तो नॉट करेक्ट है। न्याय दर्शना क्लासिफाई अनुमाना इन 3 कैटेगरीज। यस, न्याय दर्शना ने बोला था अनुमाना 3 टाइप के हैं और उसमें से एक टाइप के बारे में हम नीचे बात करते हैं। आउट ऑफ दीज 3, शेषवत अनुमाना रेफर्स टू नॉलेज बाय इन्फरिंग unperceived cause from similar effect. So the answer for this particular question is A, that both are correct and वो उसको explain भी कर रहा है, because ऊपर बोला है न्याय दर्शना ने बोला है अनुमाना के 3 टाइप हैं और 3 में से एक टाइप को नीचे एक्सप्लेन किया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विच लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल? सो आपको बताना है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल की जो टीचिंग होती है वो कौन से लेवल के अंदर आती है। फर्स्ट वन इज ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, बी इज मेमोरी लेवल, सी इज अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड डी इज रिफ्लेक्टिव लेवल। अगेन मैं बता देता हूं कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछ रहा है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल के बारे में कि वो चारों लेवल में से कौन सी लेवल के अंदर आती है, तो वो आती है रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर। तो हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग, देख रहे हैं नॉट फिर से आ गया, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस लर्नर। आपको बताना है एडोलेसेंस लर्नर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। दे फेवर एक्टिव ओवर पैसिव लर्निंग, यस वो एक्टिव लर्निंग को प्रेफर करते हैं। बी इज देयर एक्शन आर ऑफन बेस्ड ऑन मिथ एंड मिस इंफॉर्मेशन, तो हाँ ऑब्वियसली भाई वो एडोलेसेंस हैं, गलतियां होती हैं। एंड C1 इज दे शिफ्ट मूड रैपिडली एंड कैन बी रिबेलियस, हाँ वो जिद्दी हो सकते हैं और उनका लाइक मूड भी रैपिडली चेंज हो सकता है। दे टिपिकली प्रेफर अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्शन, वो एडोलेसेंस में नहीं होता है। When we become mature, then we have some sense of control and sense direction. But when we are talking about adolescence learner, तो ऐसा नहीं होता है। So answer is very clear. The answer for this particular question is D, कि sense of control and self direction is not a characteristics of adolescence learner,
बट द अदर थ्रीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस लर्नर, जिसमें था कि दे प्रेफर एक्टिव लर्निंग ओवर पैसिव एंड समटाइम्स दे एक्ट ऑन मिथ एंड मिस इंफॉर्मेशन, और yes they can be rebellious many times and they are moody as well. Next question here is, how is the democracy of the classroom best reflected? आपको बताना है क्लासरूम में अगर डेमोक्रेसी है तो मतलब 4 पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं कि कौन से रिफ्लेक्ट करते हैं उसके बारे में. A is allowing student freedom to observe of classroom rules and regulation. B is allowing the classroom to decide the curriculum experience of the classroom. C is allowing the maximum participation of the student in the classroom activity. तो आपको बताना है कि हाउ इज डेमोक्रेसी ऑफ द क्लासरूम बेस्ट रिफ्लेक्टेड. सो अगर आपको फ्रीडम है तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारी डेमोक्रेसी है. डिसाइडिंग द करिकुलम एक्सपीरियंस ऑफ द क्लासरूम, आपको अलाउ किया जाता है कि आप मतलब आपको कैसा करिकुलम चाहिए आप डिसाइड कर सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं. अलाउिंग द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, भाई उन्हें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के लिए भी बोला जाता है, उन्हें प्रोव किया जाता है कि हाँ आप भी पार्टिसिपेट करो. सो दैट इज नोन एज द डेमोक्रेसी. सो बेस्ट पूछा था इसमें, अगर आपको फ्रीडम दी जाए, अलाउिंग स्टूडेंट फ्रीडम टू ऑब्जर्वेंस ऑफ द क्लासरूम रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो फ्रीडम इज डेमोक्रेसी. बट जब हम पूरा पढ़ते हैं क्लासरूम रूल्स एंड रेगुलेशन में फ्रीडम दे देते हैं तो दैट इज नॉट डेमोक्रेसी यार. रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होते ही है ना, बिना रूल एंड रेगुलेशन की तो फिर सारी चीजें अपने आप ही करने लग जाएंगे. अलाउिंग द स्टूडेंट टू डिसाइड द करिकुलम एक्सपीरियंस, अगर हम उन्हें अलाउ करते हैं, हम उनके व्यूज मांगते हैं तो समवेयर इट इज डेमोक्रेसी. बट यहां पर क्या लिखा है कि वी अलाउ देम, कि भाई तुम ही कर लो, उसको भी डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे. अलाउिंग द मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम एक्टिविटी, हम उसे बोल सकते हैं कि यस वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम. इसमें ऐसे ऐसे वर्ड लिखे हुए जैसे फ्रीडम हो गया एंड यू दे लेट यू डिसाइड, तो हम मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी. बट आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है कि बेस्ट रिफ्लेक्टिव लिखा था क्वेश्चन में, तो बेस्ट किस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, सी में कर रहा है. Next question here is again, it is about the abbreviation, it is about the full form और स्वयं के बारे में पढ़ के जाना कि what is स्वयं, उसकी फुल फॉर्म क्या है, कब आया था, वो एग्जैक्टली करता क्या है, बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो द फुल फॉर्म इज स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड, self-study web of active learning of young active members, self-study of active learning of young active members, self-study हो गया, study webs हो गया, self-study web of active learning for young aspirant minds. So YAM is for young aspirant minds, it is not young active members, तो हमने दो ऑप्शन रिमूव कर दिए. So it is not just self-study, it is a study web. So the answer for this particular question is A, that is study web of active learning for young aspirant minds. I hope आपने नोट कर लिया होगा, प्लीज इसको नोट कर लेना और थोड़ा सा इसके बारे में ना डिटेल में पढ़ के जाना, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. अभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि इनिशिएटिव करता क्या है, पूछ लेंगे कि कब आया था, इसका मोटिव क्या है, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज ऑफ मॉक. आपको बताना है कि मॉक की फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. आई होप आपको इसको पता होगा कब आया था, किस लिए आया था, ये चीज प्लीज पढ़कर जाना. टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है तो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी अ चैलेंज. डाइवर्सिफाइड नीड्स की बहुत डाइवर्सिफाई हो जाती है तो यस इट ऑल्सो कैन बी अ चैलेंज. अडेप्टेशन ऑफ मॉक अमंग लर्नर्स, तो वही चीज है ना कि डू दे वांट टू अडॉप्ट दी ऑनलाइन कोर्सेज और नॉट. एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लर्नर, भाई अगर उनके पास इंटरेस्ट ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो एक चैलेंज नहीं हो सकता, बिकॉज अगर उसे इंटरेस्ट होगा तो वो खुद आके करेगा ना. So the answer for this particular question is D, because these are quite the challenges or somewhere it is also a challenge, but हमें क्या करना था, एक आंसर तो चूज करना ही था. तो sometimes it happens like we need to go with the options. सारे ऑप्शन सही लगते होते हैं बट हमें कई बार क्या करना होता है, ऑप्शंस में से आंसर चूज करने होते हैं. So the answer for this particular question is D, that is not the challenge of mocks in India.
Next question here is, which research approach is typically selected by a researcher to respond to research question that require numerical data? बच्चे बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, प्लीज़ अब तो रिसर्च को ऐसा समझ लो ना कि रिसर्च मतलब देखो, रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके इसमें क्वेश्चंस में आता है पेपर 1 में, पेपर 2 में भी आता है, और अगर आप पीएचडी आगे करेंगे तब भी रिसर्च आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी. सो आई वांट कि रिसर्च आप अच्छे से पढ़ें, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि भाई वो आपका प्लस पॉइंट बन जाए. एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल डाटा, तो न्यूमेरिकल किस में होगा? क्वालिटेटिव में? नो. मिक्स मेथडोलॉजी में हो सकता है, बट मिक्स में क्या होता है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज क्वांटिटेटिव. सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल डाटा, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव, राइट? क्वांटिटेटिव अप्रोच. सो द लास्ट क्वेश्चन इज 60. On what law is experimental research based on? आपको बताना है कि जो experimental research हम करते हैं वो कौन से law पर based है. Single variable, replication, location या फिर multiple variables. तो आपको पता है कि experimental research के बारे में हम बात करते हैं तो we talk about the variables, right? तो location को हम हटा देते हैं, replication को हम हटा देते हैं. अब 2 ऑप्शन बचे. 2 ऑप्शन में से एजुकेटेड गेस करना आसान होता है, राइट? 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है, 2 में से एक चूज करना, इट इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू 4-1. सो आपको बताना है कि ऑन व्हाट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेस्ड ऑन. आपको बताना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कौन से लॉ पर बेस्ड है. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज सिंगल वेरिएबल. तो क्या होता है इसमें? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इट इज अ सिंगल वेरिएबल जिसको हम चेंज करते हैं, ये तो फिक्स्ड होता है. सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम चेंज करते हैं और इसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं. सो यस, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो किस लॉ पर बेस्ड है? वो सिंगल वेरिएबल लॉ पर बेस्ड है. सो फीलिंग हैप्पी बिकॉज 1 घंटे से पहले ही हमने आई गेस 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए होंगे एंड आप लोगों को समझ भी आया होगा एंड कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुआ होगा दैट वी हैव प्रैक्टिस अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज यूजीसी नेट की तैयारी. आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना. जो भी वीडियोस हमारी आती हैं मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा आप लोगों को, तो आप जाकर देख सकते हैं. एंड दिस इज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसको आप अभी देख रहे हैं. एंड अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देखते देखते मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड बेल आइकन भी दबा लेना, बिकॉज इन फ्यूचर जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी तो आप उसे देख पाएंगे एंड अपनी तैयारी और मजबूत कर पाएंगे. एंड एक चीज़ और मैं बोलता हूँ, आपको याद होगी तो शेयरिंग इज केयरिंग. अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए सो दैट दे कैन टेक द बेनिफिट एंड दे कैन फील कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. सो आई विश यू लक गाइज, एग्जाम इज़ वेरी नियर और कुछ लोगों के स्टार्ट भी हो चुके हैं. सो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड लाइक आई विश यू गुड लक. आई वॉन्ट यू आपका नेट और जेआरएफ क्लियर हो जाए एंड मेरी मेहनत सफल हो जाए. अगर मेरी वीडियोस देखकर आपको कुछ भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया होगा आप पर, आपकी लाइफ पर, आपके एजुकेशन पर, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेशन. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू. सो मिलते हैं कल की क्लास में. बाय बाय गाइज. Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, karo life की तैयारी.